के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चालबाजियां करने वाले और बांग्लादेश को समंदर का एकमात्र गार्जियन बताने वाले मोहम्मद यूनुस को भारत ने तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के संसाधनों के सहारे विदेश व्यापार करने वाले बांग्लादेश से भारत ने ट्रांसशिपमेंट की अहम सुविधा छीन ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को मिल रही सुविधा को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस सुविधा की वजह से भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और इन जगहों पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने से भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा था। बता दें कि ट्रांसशिपमेंट का अर्थ एक ऐसी सुविधा से है जिसमें एक देश अपने माल को किसी दूसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क मार्ग के जरिए तीसरे देश तक भेज सकता है। यानी बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल अपना सामान किसी तीसरे देश को बेचने के लिए कर रहा था। भारत ने बांग्लादेश को ये सुविधा जून 2020 से दे रखी थी। बांग्लादेश अपने सामानों को भारतीय जमीन, बंदरगाहों जैसे कोलकाता, हल्दिया और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली के रास्ते अन्य देशों को निर्यात करता था और मोटा मुनाफा कमाता था, लेकिन अब इस पर रोक लग जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन के साथ गलबहियां करते हुए भारत विरोधी बयान दे रहे थे। उन्होंने चिकन नेक और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था। चीन को इन इलाकों में व्यापार करने का न्योता दिया था। भारत ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद पीएम मोदी और यूनुस की बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मुलाकात भी हुई, जिसमें भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो वहीं बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को मिल रही ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी। भारत सरकार के निर्णय के बाद बांग्लादेश में खलबली मची हुई है। देखिए बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए इस कदम के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आई। दो चीजें, सबसे पहले तो एक हमें अवलोकन की जरूरत है कि किस प्रकार से बांग्लादेश, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है और हमें एक संदेश भी देना है। अब मतलब मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि जिस मुल्क के जन्म में हमारी भागीदारी रही है, क्या बांग्लादेश की कल्पना बिना हिंदुस्तान के संभव थी? तब की हुकूमत ने, तब की सेना ने, तब के लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड वो आज की पीढ़ी को हो सकता है कि ना पता हो। दूसरा पहलू यह है कि दक्षिण एशिया में माइनॉरिटीज को लेकर के हमें एक लंबी लकीर खींच देनी होगी ताकि हम दूसरों को कहें, लुक हम ऐसे रखते हैं, हमारा ये व्यवहार है, हमारी ये कार्यशैली है, और ये दोनों चीजें हमें बेहतर बनाएंगी और हमको लोग मॉडल के रूप में देखेंगे। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी का एक साथ में लेता हूं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उनका कहना है कि ममता बनर्जी को जिस दिन लोगों ने वोट करके और सत्ता से बाहर कर दिया, उस दिन इस राज्य में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा चीज जो उन्होंने पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके हमारा है और जो भी सरकारें आएंगी उनको इस दिशा में काम करना चाहिए कि हम उसे वापस लें। देखिए, सीधी सी चीज है, रिटोरिकल भाषण बहुत देते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब वो इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो मेरा तो दिल करता है पूछूं, एक भी इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है, अमित शाह जी, इट इज योर फेलियर, आपका फेलियर है। अपनी असफलता को कोई भी चादर से आप ढक नहीं पाइएगा। हाँ, अगर इन्फिल्ट्रेशन को एक मेटाफर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं कि इसी देश के लोग जिनको आप कपड़े से पहचान लेते हैं वो अगर आपके लिए घुसपैठिया है, तो ईश्वर भला करे आपका। देखिए साहब, ये बात है, दिक्कत क्या हो रही है खासकर इस सरकार में कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ हर जगह रिश्ते बिगाड़ लिए। ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जा तो रहे हैं, लोगों से मिल तो रहे हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की कर लीजिए, श्रीलंका की कर लीजिए, बांग्लादेश की कर लीजिए, शायद वो बहुत ज़्यादा हमारा जिस तरीके से व्यवहार रहा है उससे बहुत खुश नहीं है। और एक भय था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये ज़्यादातर दोस्ती जो है चीन के साथ कर लें, क्योंकि चीन हमेशा तैयार रहता है कि पूरे भारतीय महाद्वीप में अशांति फैलाए। और इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से भी कि इन चीज़ों को आप संज्ञान लें, और अगर कुछ ऐसा हमारी पड़ोसियों को लगता है जिस कारण से वो
ऐसी लोगों के साथ ज़्यादा संबंध बना रहे हैं जो कभी भी भारत का हित नहीं चाहेंगे, तो उसमें भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पड़ोसियों के मन में कोई भी ऐसी भावना है जिसमें उनको शक संदेह है हमारी दोस्ती को लेके, उसको हम ठीक करें। जो प्रत्यर्पण नीति होता है दो देशों के बीच में, शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है भारत सरकार ने। नहीं, ठीक है, वो मांगी है। अगर देखिए वो अब हर राज्य मांगेगा, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग बातें होती हैं। कोई अगर किसी देश से निकल कर आता है तो ये भी हमें तय करना पड़ता है कि क्या उसको वहां न्याय मिलेगा और किस चीज पर वो आ रहा। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कम से कम अभी तक तो सिद्ध नहीं हुई है, उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली, कोई हत्या नहीं की। राजनीतिक रूप से ये कहा जाता है कि पिछले चुनाव में शायद उन्होंने कोई धांधली की होगी जिसका भी कोई सबूत नहीं है। वो चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, बहुत दिनों से रही हैं, अच्छा काम किया है। उनके अंदर में अगर आप देखिए तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छी प्रगति की थी, बल्कि बीच में तो भारतीय आंकड़ों से बेहतर उनके आंकड़े निकल कर आ रहे थे। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत खराब प्रधानमंत्री थी। कुछ ऐसा हुआ बांग्लादेश में जिससे वहां की आवाम उनसे नाराज हो गई, निराश हो गई, और उसमें एक कू की तरह हुआ। फौज सामने आ गई, कुछ स्टूडेंट सामने आ गए। वो भी क्या पॉपुलर था या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो चुनाव में तो हारी नहीं। एक मॉब ने जाकर टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जी को वहां से भगा दिया और एक नई सरकार वहां जो है स्थापित कर दी। किसने की है, कैसे की है, किसके प्रभाव में की है, ये तो किसी को पता नहीं है। कुछ आ गए नए लोग, वहां के जो अभी इंचार्ज हैं वो पहले कभी राजनेता भी नहीं थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पक्ष की बात बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या किसी नेता के ऊपर, जिसके ऊपर केंद्रित करके वहां का आज की सारी सरकार उसके एंटी एक भावनाओं को भड़काकर एक वहां की सरकार चला रही है, क्या उस व्यक्ति को उस तरीके से न्यायोचित वहां न्याय मिल पाएगा या उनके साथ बर्ताव हो पाएगा, ये बात भारत सरकार को देखनी चाहिए।